वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, एटम की कंपोजिशन में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, हम उसी को कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में हेडिंग है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। डाल्टन ने यह बताया कि मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एटम। इट मीन्स मैटर इज इनडिविजिबल पार्टिकल। मैटर का सबसे छोटा पार्ट वो हमारे लिए एटम। एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम जब आपस में कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे। देन एटम एंड मॉलिक्यूल बोथ कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये हमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने। तो सबसे पहले थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट कौन था? जॉन डाल्टन। इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय रदरफोर्ड एंड जे थॉमसन। एटॉमिक थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, बट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम गिवन बाय रदरफोर्ड एंड जे थॉमसन। इन्होंने एटम की एक नई पिक्चर पेश की जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया एटम कितना भी छोटा पार्टिकल हो लेकिन वो खुद अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें बोलते हैं कंपोनेंट पार्टिकल। इन कंपोनेंट पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन्हें बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। ये हमारे हो जाएंगे फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन इसके अलावा मैसॉन, एंटीप्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, these आर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। ये हमारे होंगे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। ये मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे एंड रेस्ट ऑफ ऑल और आर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। अब सबसे पहले हम फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने काउंट किया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है हमारा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ना होगा कैथोड रेज का। कैथोड रेज को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स। डिस्कवर करने वाले कौन थे? जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड फिट किए, और यहां पर लो प्रेशर के लिए एक वैक्यूम पंप फिट कर दिया। अब ये सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, इसको नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट एंड लो प्रेशर की कंडीशन रखी 10⁻³ टू 10⁻² mmHg। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर करंट प्रोड्यूस करवाया। जैसे ही करंट प्रोड्यूस करवाया, यहां पर कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। निकल कहां से रही थी? कैथोड से, और गई कहां पर? एनोड पर। तो नेगेटिव पार्टिकल से निकलने के कारण इसको नाम दे दिया नेगेटिव रेज। लेकिन किसकी तरफ एनोड हुई? किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई? एनोड की तरफ। तो इसका अंदाजा ये लगाया कि इन पर वही चार्ज होगा जो एनोड के अपोजिट है। एनोड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो इनको नाम दे दिया कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, और दूसरा एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण इसको नाम दे दिया नेगेटिव रेज। फिर ये कैथोड जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड है, ये किसी ना किसी मैटर का बना हुआ है, तो कैथोड रेज को बोल दिया दीज आर मेटीरियल पार्टिकल। चार्ज सेम होने के कारण ये बोल दिया इलेक्ट्रॉन इज ए कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, बट कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी।
कैथोड रेज के पाथ में, यानी इनके पाथ में अगर वेटलेस व्हील रख दिया जाए, वेटलेस व्हील रख दिया जाए, तो जैसे इसको स्ट्राइक करेगी, इसको रोटेट करवाना स्टार्ट कर देगी। अगर यहाँ पे हम कोई मेटल की शीट रख दें तो मेटल की शीट को ये क्या करेगी, हीट करना स्टार्ट करेगी। इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड रेज। इस कैथोड रेज में जो भी गैस है, यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस है, जैसे ही कैथोड रेज इसमें से पास आउट होगी तो इस गैस को आयोनाइज करेगी, तो इसे हम बोलते हैं आयोनाइजिंग पावर ऑफ कैथोड रेज। लेकिन एक पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, द नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज, ये काफी और कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट, is independent from nature of gas, and material used in cathode electrode। इससे हमेशा ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, इस पे कोई भी डिपेंड नहीं करेंगे। जब E/m कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रॉन के लिए, E/m -1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये कूलाम में। तो कैथोड रेज का E/m इलेक्ट्रॉन के E/m के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही था, इसलिए बोल दिया जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज की हमेशा इक्वल रहेगी। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसका मास हो जाएगा मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज, इसे हम लिखते हैं m डैश, इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 माइनस म्यू बाई सी होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू बाई सी होल स्क्वायर। म्यू इज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड सी स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर रेस्ट मास हमसे पूछता है तो क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बट मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम इस इक्वेशन से काउंट करेंगे, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू बाई सी होल स्क्वायर। म्यू इज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका चार्ज हो जाएगा। अब हम और अगर कैलकुलेट करें तो हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारा मोलर मास होगा। एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह मोलर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हमारा हो जाएगा मोलर चार्ज। फिर एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0, ये हमें बात हमेशा याद रखनी है। अब किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, वो डिपेंड किस पे करेगी कि एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनकी नेचर के बिहाफ पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्क्राइब की जाती है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया हुआ है, इसी बात पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करेगी। तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले पॉइंट ये डिस्कस करना है कि एटॉमिक थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट कौन था, जॉन डाल्टन। मॉडर्न कंसेप्ट देने वाला साइंटिस्ट था जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड। इन्होंने बताया फंडामेंटल पार्टिकल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहले हम डिस्कस करें इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जे थॉमसन,
इलेक्ट्रॉन इज ए कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स। इन्होंने एक सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया। सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर में जैसे ही करंट पास आउट किया तो कैथोड से कुछ रेज एनोड पर जाती हुई दिखाई दी। इनको नाम दिया कैथोड रेज। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी हाई वेलोसिटी के साथ में। E/m कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। कैथोड रेज की नेचर, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल यूज इन कैथोड इलेक्ट्रोड। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻28। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर ये मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस μ/c होल स्क्वायर। म्यू स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सी स्पीड ऑफ लाइट। मोलर मास के लिए अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी हमेशा, कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक पॉइंट और देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नाम जो देने वाला साइंटिस्ट था, यानी नेम इलेक्ट्रॉन गिवन बाय स्टोनी। और चार्ज कैलकुलेट करने वाला साइंटिस्ट कौन था, R.S. मुलिकन। चार्ज कैलकुलेट किया गया था मुलिकन इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे कैथोड रेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको रिलेट किया गया था इलेक्ट्रॉन से। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज के बाद में हम डिस्कस करते हैं एनोड रेज को। एनोड रेज, इसकी डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन। एनोड रेज को ये माना गया कि एनोड रेज का कंपोनेंट पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है, कि प्रोटॉन पे भी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन और विलियम क्रुक्स के जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया। बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड को हम ये समझ सकते हैं कि जो कैथोड यूज में लिया गया था उसमें हल्के हल्के होल्स थे, इसमें हल्के हल्के होल्स बने हुए थे। ये हमारा कैथोड, ये कंडीशन एनोड। हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर 10,000 वोल्ट। जैसे करंट पास आउट किया गया तो कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाती दिखाई दी, इन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज। लेकिन कुछ रेज अपोजिट डायरेक्शन में एनोड से दूर जाती हुई दिखाई दी। तो एनोड से दूर जा रही थी, इट मींस इन पर वही चार्ज है जो एनोड पर चार्ज होगा, तो इन्हें बोल दिया गया पॉजिटिव रेज। दूसरा, इन होल्स के थ्रू ये पास आउट हो रही थी तो इनको नाम दिया गया कैनाल रेज। तो इन रेज को हम बोल सकते हैं एनोड रेज भी बोल सकते हैं, कैनाल रेज भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव रेज भी बोल सकते हैं। लेकिन यूज में किसको लिया था, परफोरेटेड कैथोड। प्रोटॉन का जो मास हमारे पास में आता है वो था 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में काउंट करेंगे तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज की बात अगर करते हैं तो चार्ज हमारे पास में हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E/m प्रोटॉन एंड एनोड रेज का सेम था हमारे पास में। मोलर मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 1.673 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1.008 ग्राम। और ये मास किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो हम H+ को प्रोटॉन से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मोलर मास किसके इक्वल होगा, 1.008 ग्राम। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन then 1.6 into 10⁻⁻19 into Avogadro number is equal to 96,500 कूलम।
ये चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, खुद का चार्ज इनटू एवोगाड्रो नंबर, बिकॉज एवोगाड्रो नंबर इज ए मोल। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है हमें कि इस गैस के अंदर जैसी, इस ट्यूब के अंदर जैसी गैस भरी जाएगी, एनोड रेज की नेचर उस गैस पे हमेशा डिपेंड करेगी। क्योंकि ई बाई एम अगर काउंट करें तो स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम कब होगा, जब मास, गैस का मास जो है वो कम होगा। यानी ये बोल सकते हैं ई बाई एम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड इट इज मैक्सिमम कब होगा, जब गैस का मोलर मास सबसे कम होगा। इट इज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। H2 का मोलर मास कितना होगा, 2। मोलर मास जितना कम, ई बाई एम की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ई बाई एम कैथोड रेज का किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ई बाई एम एनोड रेज के लिए हमेशा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब हाइड्रोजन गैस को हम यूज में लेंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे एनोड रेज के। नेक्स्ट, इसके बाद पार्टिकल जो था हमारे पास में, थर्ड पार्टिकल हमारे पास होता न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, में। अब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को काफी लेट डिस्कवर किया था। उसका रीजन क्या था कि न्यूट्रॉन जो है इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो ना तो वो कैथोड रेज यानी नेगेटिव रेज से डिफ्लेक्ट हो रहा था और ना ही एनोड रेज से डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसका न्यूट्रल जो पॉइंट है वो इसकी लेट डिस्कवरी का रीजन है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि बेरिलियम जो है, इस पर हम हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएं 2He4 तो रिलीज कर देगा 6C12 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1, 4Be9 प्लस 2He4 गिव्स 6C कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम न्यूट्रॉन को देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन कार्बन के साथ में रिलीज हो रहा है। कब, जब बेरिलियम की रिएक्शन हमने अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम से करवाई। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कि न्यूट्रॉन इज 0.018% इज हैवियर देन प्रोटॉन। जो मास कितना लिख रहे हैं न्यूट्रॉन का 1.675 और प्रोटॉन का कितना लिखा था 1.673, देन न्यूट्रॉन इज 0.018% इज हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का अगर E बाई एम काउंट करें, फॉर न्यूट्रॉन E बाई एम इज 0, जो चार्ज इसमें कभी नहीं होता, तो चार्ज के कारण इसकी प्रॉपर्टी भी कौन सी है, न्यूट्रल। तो ये में न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में वैल्यू याद रखनी है। फिर इसके अलावा कुछ एटॉमिक कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देखिए। सबसे पहले एटॉमिक नंबर जिसको हम इंडिकेट करते हैं जेड से। जेड इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जिस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। सेकेंड हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एंड थर्ड कंडीशन हम ये बोल सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास भी क्या होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज आएगा किसके कारण आएगा, प्रोटॉन के कारण आएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है ZXA में A is mass number and mass number is equal to proton plus neutron, and Z is atomic number is equal to proton। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, P प्लस N कंबाइनली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। फिर नेक्स्ट इसके बाद में आइसोटॉप्स को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था सोडी। डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था, सोडी। एटॉमिक नंबर को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट था मोजले। साइंटिस्ट कौन था, मोजले। आइसोटॉप्स डेफिनेशन में बोल सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर,
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number, different mass number, like 1H1, 1H2, 1H3, O816, O817, O818 ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स। तो इनमें जो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस किसके कारण आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आ गया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सब में सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। आपने देखा भी होगा, जैसे हम H2 प्लस O2 मिलकर बनाते हैं वाटर H2O, वैसे ही हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटॉप ड्यूटीरियम, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम, ये प्रोटियम और ये ट्रीटियम, जो रेडियो एक्टिव होता है नेचर के अंदर। जैसे बोलते हैं H2 प्लस O2 गिव्स वाटर H2O, वैसे ही हम रिएक्शन लिखते हैं D2 प्लस O2 गिव्स D2O हैवी वाटर। तो केमिकल रिएक्टिविटी एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। किसके भी आप पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के भी आप पर। अब यहां इसका मास है 1, यहां इसका मास है 2, यहां इसका मास है 3, लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट का हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप इनटू मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप into mass divide by 100. It is average atomic mass of an element. इसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होगा? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल 18 ऑर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। अगर मैंडलीफ की टेबल के अकॉर्डिंग काउंट करें तो हम पोटेशियम को भी यूज में ले सकते हैं, 19 पोटेशियम 40। आइसोबार्स के बाद में आइसोटॉन्स में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका एग्जांपल देखिए, फॉस्फोरस एटॉमिक मास हो गया 31, सल्फर एटॉमिक मास हो गया 32। तो यहां पे प्रोटॉन 15 और P प्लस N की वैल्यू कितनी होगी? 31। देन न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16। यहां पर प्रोटॉन है 16 एंड P प्लस N एटॉमिक मास की वैल्यू 32, देन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 16। अगर दो एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो आपस में क्या होंगे? आइसोटॉन्स। इसके अलावा डेफिनेशंस के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इनमें होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो उन्हें क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, दोनों कंडीशन एक साथ में हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, देन दे आर आइसोस्टर्स विद ईच अदर। आइसोस्टर्स का एग्जांपल देखिए, ऑर्गेनिक बेंजीन का एग्जांपल होता है C6H12। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 × 6 36। इसका एटॉमिक मास कितना? 12। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। C6H6, ये हमारे पास में ऑर्गेनिक बेंजीन। 6 × 6 36, 36 प्लस 6 कितना हो गया? 42। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हो गए 42 इलेक्ट्रॉन्स। और एटम की बात करेंगे तो एटम कितने हो गए हमारे पास में? 12। एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है हमारे पास में? B3N3H6। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 42 इलेक्ट्रॉन। एंड एटम कितने हो गए? 6 + 3 + 3 12 एटम। तो इन दोनों कंडीशन में देखिए, इलेक्ट्रॉन सेम है हमारे पास में और एटम्स भी सेम है, तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? आइसोस्टर्स। बट अगर ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे CO एंड N2, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 6 + 8 14।
नाइट्रोजन में कितना होता है 7, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इन्हें हम क्या हो सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो एटम्स भी सेम है, तो इन्हें हम आइसोस्टर्स भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, इनको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं A-2Z। ए किसके इक्वल होगा, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, -2Z, Z किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी N-P की। जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो जाएगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, वो क्या होंगे आइसोडायफर्स। देखिए 9 फ्लोरीन 19 एंड 19 पोटेशियम 39, यहां पर अगर वैल्यू काउंट करूं, ए मास नंबर हमारे पास में 19 - 2 × कितना हो जाएगा 9, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां पर भी काउंट किया 39 - 2 × 19, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो दोनों में डिफरेंस सेम है, इट मीन्स फ्लोरीन एंड पोटेशियम आर आइसोडायफर्स विद ईच अदर। तो ये कुछ हमें डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, डेफिनेशन में बोल सकते हैं लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द स्पेस विदाउट एनी मीडियम propagate energy in the form of a wave, then these are electromagnetic radiations. Definition वापस सुन लीजिए, light and other forms of radiant energy propagate in the space without any medium in the form of a wave, then these are electromagnetic radiations. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस कहां से होगी, तो इनके लिए जो सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हो रही है तो उससे रिक्वायरमेंट होगी मैग्नेट की, एंड इफ ए रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जांपल यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। अल्फा रेज को नहीं बोल सकते, गामा रेज, एक्स रेज। तो ये हमारे कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन सारी रेडिएशंस को अगर मैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में अरेंज कर दूं तो बनने वाली सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इंक्रीज in the order of increasing frequency or decreasing wavelength, then the series obtained is known as electromagnetic spectrum. Electromagnetic radiations की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज आती है वेवलेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, वेवलेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, डिनोट करेंगे लैम्डा से। तो ये हमारा वेव का टॉप पार्ट जैसे बोलते हैं क्रस्ट, और बॉटम पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, दो नियरेस्ट क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड टू नियरेस्ट ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर एंड नैनोमीटर में। 1 एंगस्ट्रॉन्ग कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। तो ये हमारे पास है वेवलेंथ के डेफिनेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं न्यू से। न्यू का फॉर्मूला हो जाएगा C/λ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/λ। फ्रीक्वेंसी को हम ये बोल सकते हैं द नंबर ऑफ वेव्स pass through a point in 1 second. The number of waves pass through a one point in 1 second is known as frequency. फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। किसमें करेंगे, हर्ट्ज में। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू साइकिल पर सेकेंड। इट मीन्स 1 CPS इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यू इज इक्वल टू C/λ। हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्रस्ट की तो हाइट और ट्रफ की डेप्थ, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड।
फिर वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, जिसे हम मीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड, कितनी स्पीड से वेव ट्रेवल कर रही है। और फिफ्थ हमने एम्पलीट्यूड आपको बता ही दिया, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम साई की फॉर्म में पढ़ते हैं, वेव मैकेनिक्स से पढ़ते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड को हम लिखते हैं साई की फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह का रहता है। फर्स्ट आता है इमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम होता क्या है? अगर किसी भी प्रिज्म पर बीम ऑफ लाइट इस प्रिज्म पर आकर गिरती है, तो ये प्रिज्म क्या करेगा? या तो इन लाइट्स को इमिट करेगा और या एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां से वापस डिफरेंट कलर की हमें लाइंस मिलेगी। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग कलर की लाइंस मिलेगी या बैंड्स मिलेंगे। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। हमें यह चेक करना है प्रिज्म क्या कर रहा है, या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, जिसके ब्याप पे हमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने याद करने के लिए बता रखा है, इमिशन को याद रखोगे हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल और स्टेट बोल सकते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड हुआ और कहां चला गया? हाई एनर्जी लेवल पर। लेकिन वहां पर जाकर एनर्जी अगर लूज करता है तो वो वापस कहां पर आएगा? लो एनर्जी लेवल में। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, then the spectrum is emission spectrum. But if an electron goes from low energy level to high energy level, यानी हीट को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसने और वो कहां चला गया? हाई एनर्जी लेवल पर, वापस रिटर्न नहीं हो रहा, तो बनने वाला स्पेक्ट्रम कौन सा होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमारे कोर्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। And hydrogen spectrum is an example of line emission and discontinuous emission spectrum। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो हाई एनर्जी लेवल पर जाएगा और हाई एनर्जी लेवल पर एनर्जी जाकर लूज करेगा तो वापस लो एनर्जी लेवल में आएगा। वहां पर वो डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रल लाइन शो करता है। वो स्पेक्ट्रल लाइन्स कौन कौन सी होगी? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पेफंड एंड हम्फरी। ये डिफरेंट कलर की स्पेक्ट्रल लाइन शो करेगा। किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन्स की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH/Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। N2 क्या हो जाएगा? हाई एनर्जी लेवल, यानी कहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, वापस रिटर्न कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर आकर रुकेगा, वो कौन सा होगा? N1 की वैल्यू। यदि हमें लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, यही हमें लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो हमें ये याद रखना है डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइंस इज मिनिमम। यानी डिस्टेंस मिनिमम रखोगे तो लैम्डा मैक्सिमम आएगा। जैसे लाइमन सीरीज की अगर लैम्डा मैक्सिमम निकालनी हमें, तो हम लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 पुट कर दें और N2 की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 2, 3, 4। जितनी डिस्टेंस बढ़ाऊंगा लैम्डा कम होता जाएगा। लेकिन अगर लैम्डा मिनिमम चाहिए मुझे, तो डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम। डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगी? जब हमारा N2 जो है वो इनफाइनाइट हो, N2 जो इनफाइनाइट हो। जैसे लाइमन की अगर लैम्डा मिनिमम चाहिए तो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 पुट कर दूं और N2 कितना पुट कर दे? इनफाइनाइट। तो हमें लैम्डा मिनिमम मिलेगा फॉर लाइमन सीरीज। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन सकती है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास बन सकती है N इंटू
n-1/2। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं आकर बीच के किसी एनर्जी लेवल पर रुक जाता है, जैसे हम्फरी से पास्चन में रुक जाए। मान लो हम्फरी से लाइमन में अगर आता है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन हम्फरी से अगर मान लो पास्चन में, बार्मर में, ब्रैकेट में कहीं पर भी रुक गया, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। ये किसी भी एनर्जी लेवल के लिए हम स्पेक्ट्रल लाइन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट में आए तो इस फॉर्मूले को पुट करिए, और ग्राउंड से हायर से ग्राउंड में नहीं आकर बीच के किसी एनर्जी लेवल पर रुकता है तो फॉर्मूला लगाओगे n2 - n1 n2 - n1 + 1/2 कंडीशंस। तो यहां से हम स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में टॉपिक हो गया स्पेक्ट्रम का। इसके बाद में हमारे पास में डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल आए थे। सबसे पहला मॉडल था हमारे पास में थॉमसन मॉडल। आप सभी जानते हो थॉमसन मॉडल। साइंटिस्ट कौन था? थॉमसन, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। उसने क्या बताया था कि एटम जो है एक स्फेरिकल पार्टिकल है, गोला है, स्फेरिकल पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, सीड्स जो है वो अंदर की तरफ रहते हैं, वैसे इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन थॉमसन जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस कारण से थॉमसन मॉडल फेल हो गया था। थॉमसन के बाद में मॉडल आया था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। तो उसने ये देखा कि मोस्टली पार्टिकल तो सीधा निकल गए, कुछ एक पार्टिकल जो है थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। लेकिन 10,000 में से कोई एक पार्टिकल उसी पाथ पर वापस रिटर्न हो गया था जिस पाथ पर वो रिफ्लेक्ट हुआ था, जिस पाथ पर वो गया था। 10,000 में से एक 180 डिग्री एंगल पर वापस आ गया था। तो उसने ये आइडिया लगाया कि जब पार्टिकल गया और वापस रिटर्न हो गया, इट मीन्स एटम के सेंटर में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है, उस पर वही चार्ज है जो इस अल्फा पार्टिकल पर है, और उसने उसे नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था? रदरफोर्ड। और उसने ये बताया एटम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पार्टिकल कौन सा हो गया? न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होंगे। ऑब्जर्वेशन में उसने ये करा, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने थीटा एंगल से, कितने 180 डिग्री पे वापस आ गए। ठीक है, और कंक्लूजन ये था कि एटम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। लेकिन रदरफोर्ड भी इमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि न्यूक्लियस के बाहर इसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा। तो अगर मान लो किसी भी पार्टिकल के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लूज होगी। और एनर्जी लूज होती होती वो लास्ट में कहाँ आ जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कंडीशन भी तो यही है। ये थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट कौन था? मैक्सवेल। मैक्सवेल की थ्योरी थी कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी लूज होगी और वो कहाँ जाएगा? सेंटर में आता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को भी सेंटर में आना चाहिए, और सेंटर में अगर आता है तो कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में आते ही एटम का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड मैक्सवेल की थ्योरी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसके कारण इसका कंसेप्ट फेल हो गया था। रदरफोर्ड ने यह बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो फर्मी में कैलकुलेट करते हैं। किसमें कैलकुलेट करेंगे? फर्मी में। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को काउंट करने के लिए फॉर्मूला बताया उसने 1.4 इंटू 10⁻⁻13 क्यूब रूट ऑफ ए सेंटीमीटर। ए क्या है हमारे पास? है मास नंबर। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे मास नंबर पता है तो मैं इसकी न्यूक्लियस के रेडियस को कैलकुलेट कर सकता हूं। रेडियस रेंज फॉर न्यूक्लियस इज 1.5 फर्मी टू 6.5 फर्मी। ये रेडियस रेंज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन थे। इसके बाद साइंटिस्ट आया था बोर मॉडल। बोर मॉडल जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। बोर मॉडल ने क्या बताया? बोर मॉडल ने बोला कि एटम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, ये बात सही है। फर्स्ट कौन सा? सर्कुलर,
फर्स्ट हमारे पास कौन सा हो गया, न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। दूसरा कौन सा होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। लेकिन एक कंडीशन दे दी, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is integral multiple of h/2π, यानी वैल्यू दी एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल के लिए n की वैल्यू। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम ऑर्बिट नंबर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे, कि फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h/2π, सेकेंड ऑर्बिट में 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट में 3h/2π। ठीक है, ऑर्बिट्स को इन्होंने एनर्जी लेवल्स के नाम से भी डिस्क्राइब किया, एनर्जी लेवल्स K L M N। K को लिख दिया n = 1, L n = 2, M n = 3 एंड n = 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट गिवन बाय 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। बोर्ड ने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो दी एंगुलर मोमेंटम के लिए, सेकंड वैल्यू कौन सी दी, रेडियस के लिए। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी की भी वैल्यू दी इन्होंने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 2.18 इंटू 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर एनर्जी के लिए वैल्यू दी -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इसके अलावा -313.6 इंटू z²/n² किलो कैलोरी पर एटम। अब कैलोरी और जूल में रिलेशन क्या होता है हमारे पास में, हम बोलते हैं 2 कैलोरी इज इक्वल टू 8.314 जूल, या बोल सकते हैं 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल। तो हमारे पास में किलो कैलोरी कितनी है, 313.6। तो एक फॉर्मूला और याद रखिए, -1312 इंटू z²/n² किलो जूल पर एटम। ठीक है, अब एनर्जी के भी आप पे देखिए, E इज इक्वल टू -13.6 z²/n²। तो एनर्जी क्या है, रेसिप्रोकल होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन होने के कारण हम ये बोल सकते हैं जितनी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आप देख लिए, कैलकुलेट करके देखिए। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में काउंट करूं E1 फॉर हाइड्रोजन कितनी वैल्यू होगी, -13.6। E2 सेकंड ऑर्बिट में काउंट करूं तो -13.6 कितना था, 1/4, तो वैल्यू होगी -3.4। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। E3 की वैल्यू निकालें, -13.6 इंटू 1/9, तो वैल्यू कितनी होगी, -1.5। E4 की वैल्यू निकालें तो वैल्यू -0.85। तो जैसे जैसे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये किसके कारण है, नेगेटिव साइन के कारण। तो भी बोल सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², या इसको बोल सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/n², क्योंकि इस n² को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस माइनस आगे पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे एनर्जी भी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो ये बोर के कुछ एस्पेक्ट्स थे। अब बोर का कंसेप्ट फॉलो किस पे करता है, तो बोर के लिए याद रखोगे, बोर का कंसेप्ट जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन कर पाया था। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसी को एक्सप्लेन कर पाया था। मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेक्ट्रम नहीं था, लेकिन हीलियम आयन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रम हो सकता है। लिथियम आयन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रम हो सकता है। बेरिलियम आयन कितना जगह, Be+3। सोडियम को भी 10 टाइम आयोनाइज कर दूं मैं, तब भी ये बोर कैलकुलेशन, बोर एटॉमिक मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, ड्यूल नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो आगे जाके डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। फिर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जीमान इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्टार इफेक्ट, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये बोर मॉडल के डिसएडवांटेज थे। अब इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को।
अब बोर मॉडल के बाद में हम डिस्कस करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी क्वांटाइजेशन कंसेप्ट देने वाला साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने बताया जब भी कोई ब्लैक बॉडी यानी कोई भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी को स्ट्राइक करेगी तो ब्लैक बॉडी क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। व्हेन ए रेडिएशन स्ट्राइक्स द ब्लैक बॉडी देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब ये ब्लैक बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स में करेगी। उन पैकेट्स को नाम दे दिया इन्होंने क्वांटा, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स इज नोन एज क्वांटा। लेकिन अगर रेडिएशन सनलाइट इन विजिबल लाइट की प्रेजेंस में सनलाइट है तो उन क्वांटा को हम क्या बोल सकते हैं, फोटोन। सनलाइट, दीज क्वांटा आर फोटोन। तो मैक्स प्लांक ने स्टेटमेंट दी एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, न्यू का फॉर्मूला क्या था, C बाय लैम्डा। देन E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इफ नंबर ऑफ फोटोन हमारे पास में अगर n हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। ये मैक्स प्लांक की इक्वेशन थी, ठीक है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद में आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या लिखा था कि व्हेन ए रेडिएशन स्ट्राइक द ब्लैक ऑब्जेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह था व्हेन ए रेडिएशन स्ट्राइक्स द मेटेलिक सरफेस with the minimum wavelength. When radiation with minimum wavelength strikes the metallic surface, then electrons are ejected, electrons are generated. This effect is known as photoelectric effect. लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, with minimum frequency, with minimum frequency strikes the metallic surface, then electrons are ejected. These electrons are known as photoelectrons. And minimum frequency को क्या बोल सकते हैं हम, threshold frequency. Threshold frequency जिसको डिनोट कर सकते हैं न्यू नॉट से। अब आइंस्टीन की इक्वेशन को अगर फॉलो करें तो आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, वेव फंक्शन। एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन। अब इसमें एक बात आप ये ध्यान रखिए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास में उसको हमने बोल दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन्हें बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस इफेक्ट को क्या बोल दिया हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन करंट, इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा पोटेंशियल जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाए उसे बोलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। द पोटेंशियल एट विच द इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमें यहां ये देखना है कौन सी मेटल होगी, कौन सी रेडिएशंस होगी जिनसे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो कंडीशंस क्या होगी वो देखिए। मैंने यहां पर मेटल की शीट रखी और सामने मेरे पास आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज। सामने कौन से आ गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने हम किसी भी मेटल को रख दें, कोई भी मेटल रख दें, वो हमेशा फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगी। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जनरेट होंगे। नेक्स्ट, यूवी रेज की जगह ले लिया हमने विजिबल रेज। यहां लिया विजिबल रेज। विजिबल रेज के सामने अगर एल्कली मेटल होंगे, एल्कली मेटल नहीं, फर्स्ट ग्रुप के हमारे पास में मेटल्स होंगे,
तो ही वो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे। लेकिन विजिबल रेज के सामने हमने एल्कली मेटल को छोड़कर कोई दूसरा मेटल रख दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे। यही रीजन है कि सीजियम जो होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और वो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, जिसके कारण हम उसको सोलर सेल्स में यूज में लेते हैं। क्योंकि एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की सबसे लो रहती है, जिसके कारण हम सोलर सेल में इसको यूज में लेते हैं। तो ये थे हमारे दो क्वांटाइजेशन कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देने वाला साइंटिस्ट कौन था? मैक्स प्लांक। ये ब्लैक ऑब्जेक्ट पर था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? मेटेलिक सरफेस विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एच न्यू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट को इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ये हमें इक्वेशन याद रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ने क्या कहा था? इसने एक्सप्लेन किया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इसने ये बताया कि मैटर जो है वो पार्टिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। यानी इस तरह की कंडीशन, पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म, यानी कोई भी मैटर जो है वो दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर आइंस्टीन की इक्वेशन को फॉलो करें तो आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? ए इज इक्वल टू, ये तो देखो पार्टिकल फॉर्म है, हमारे पास कौन सा था? रेडिएशन के थ्रू जब काउंट किया था ब्लैक बॉडी ने, तो उसने कहा था ए इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ए इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। और आइंस्टीन क्या कहता है? ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन कंपेयर करूं क्योंकि दोनों क्या, ये बोला ड्यूल नेचर है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा? एच अपॉन एम इंटू सी, और सी इज वेलोसिटी, लिख दिया ए इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और एच बाई पी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन थी। लेकिन ये स्मॉल जिनका मास है उन्हीं के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल मास है उन्हीं का लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हायर मास वाले पार्टिकल्स के लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को काउंट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद साइंटिस्ट आया था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की यानी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यानी इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली कंडीशंस फॉर स्मॉल पार्टिकल्स। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स हमारा क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन या बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू डेल वी, देन इक्वेशन इज डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये हाइजेनबर्ग की इक्वेशन थी। यानी दोनों को एक साथ कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद में इक्वेशन आती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इसने हमें 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन किया। इसके अकॉर्डिंग इसने एक वर्ड दिया साई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस वी इज 0 ये हमारे पास कंडीशन होगी। अब यहां पर ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन अंदर जो पार्टिकल की पोजीशन होंगे। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस वी
ठीक है, E क्या होगा टोटल एनर्जी, V क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट थी और ये जो हमारे पास में ये किसके जगह आ गया, साई तो देखो कॉमन ले लिया और क्या हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, साई हमने पूरा कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन कौन सी होगी, इसको हम बोल दिया लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें एक क्वांटम नंबर्स का सेट मिलता है, एक नंबर्स का सेट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, नंबर का सेट मिलेगा उसे बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। तो कॉपी कीजिए, इसके बाद हम क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद में हम डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर्स को। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिफाइन करेंगे n से। सेकंड हमारे पास में होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको डिफाइन करेंगे L से। थर्ड हमारे पास में होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको डिफाइन करेंगे M से। एंड फोर्थ कंडीशन आएगी स्पिन क्वांटम नंबर जिसको डिफाइन करेंगे S से। ये चार तरह के हमारे पास में क्वांटम नंबर होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन किसी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए हमें तीन ही क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। स्पिन क्वांटम नंबर इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको डिस्क्राइब करने वाला साइंटिस्ट था बोर, साइंटिस्ट कौन था, बोर। एजीमुथल को डिस्क्राइब करने वाला था सोमरफील्ड, जिसने ये बताया था कि बोर ने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और सोमरफील्ड ने बताया था सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। मैग्नेटिक इसको एक्सप्लेन करने वाला था जीमान, इसको एक्सप्लेन करने वाला था जीमान। एन बोर ने बताया, बोर ने वैल्यू दी mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं, किस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा उसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी वैल्यू दी r इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉन्ग, एनर्जी की वैल्यू -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट गिवन बाय 2n²। यानी ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से रिलेटेड था। एजीमुथल जिसको एक्सप्लेन करने का साइंटिस्ट था सोमरफील्ड, ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ सब शेल, यानी शेप ऑफ सब शेल। सब शेल कौन कौन से हमारे पास में, SPDF। फॉर एस सब शेल L इज इक्वल टू 0 और शेप कैसे होगी, स्फेरिकल। फॉर P सब शेल L इज इक्वल टू 1, शेप कैसी हो जाएगी, डम्बेल, शेप कैसे हो जाएगी, डम्बेल। फॉर D सब शेल L इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। एंड फॉर F सब शेल L इज इक्वल टू 3, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। अब सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो S में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। P में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। D में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एंड F में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमें वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू 2l+1। जैसे S के लिए काउंट करना हो तो S के लिए L की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, 0+1 1, 1 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। P के लिए L की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 2+1 3, 3 इंटू 2 6। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब शेल, यानी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो चेक करने हो तो फॉर्मूला जाएगा 2l+1,
फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2l + 1। देखिए s के लिए l की वैल्यू 0, तो 0 + 1 यानी s में एक ही ऑर्बिटल होगा। p के लिए l की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 3, यानी p में 3 ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से, px py pz। d के लिए l की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 5, तो d में 5 ऑर्बिटल होंगे और f में इस तरह 7 ऑर्बिटल होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। जो L की वैल्यू होगी हमारे पास में, L की वैल्यू आती है L इज इक्वल टू 0 to n-1, ये L की वैल्यू होगी। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -L 2 + L, ये हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, ये बताता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू आती है +½ एंड -½ ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहले +½ आएगा या पहले -½ आएगा, आप कोई भी वैल्यू यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल लिया हमने, तो एंगुलर मोमेंटम कितना था NH/2π। सब शेल के लिए जब काउंट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम इज √L + 1 H/2π, ये हमारा फॉर्मूला होगा। कब, जब सब शेल की बात कर रहे हैं। जब ऑर्बिटल के लिए काउंट करेंगे तो मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम इज √m + 1 H/2π। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज √s + 1 H/2π, और s की वैल्यू होगी ½ × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, उस s की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन यहां देखिए, अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, तो l कितना होगा मेरा 0 होगा ना, देखो 0 to n-1। ठीक है, और l अगर 0 है तो m भी 0 होगा, इट मीन्स एक ही ऑर्बिटल बनेगा, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यानी कौन सा हो गया s। n इक्वल टू 2 हो गया तो l कितना होगा 0 and 1। 0 के लिए m की वैल्यू 0, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा होगा s। 1 के लिए कितना होगा m की वैल्यू -1 0 + 1, दैट मीन्स px pz एंड py। तो कितने ऑर्बिटल आए 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसको डिफाइन करेगा p को। इफ n इज इक्वल टू 3 देन l इक्वल टू कितना होगा 0 1 एंड 2। 0 पे m की वैल्यू 0, 1 पर -1 0 + 1 एंड 2 पर -2 -1 0 + 1 + 2। तो यहां तो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा हो गया s। यहां पर 3 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ये कौन सा हो गया p। यहां कितने होंगे 5 ऑर्बिटल, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। अब इनके नाम क्या क्या होंगे हमारे पास में, देखिए नाम d को हम क्या लिख देंगे, d xy yz z² xz एंड dx² y²। ये 5 ऑर्बिटल होंगे। ऐसे f के भी हम काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3, कितने ऑर्बिटल होंगे 7। तो ये हमारे क्वांटम नंबर्स की कंडीशंस थी। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रिंसिपल आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, कंसेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला हमारे पास में लॉ था पाउली एक्सप्लोजन रूल। तो पाउली ने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम कभी नहीं होगी। 2 कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी सेम नहीं होगी। देखिए मैग्नीशियम का 11th इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट, अगर काउंट करें कॉन्फ़िगरेशन में तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितना हो जाएगा 3s1 और 12th इलेक्ट्रॉन जो होगा कौन सा होगा 3s2। यहां इन दोनों के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 3, l की वैल्यू कितनी होगी 0, m की वैल्यू भी कितनी 0, लेकिन s की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी +½ तो सेकंड के लिए कितनी होगी -½
तो दो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, ये बताया था पाउली ने। सेकेंड, ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल, ऑफ-बो नहीं बताया। ऑफ-बो का मीनिंग होता है टू बिल्डअप, यानी कॉन्फ़िगरेशन को बिल्डअप कैसे करना है कि एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n+l की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर ऐसे दो ऑर्बिटल आ गए जिनके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू सबसे कम होगी, कि सबसे पहले किसमें जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होगी। और दो वैल्यू सेम आ गई तो n की वैल्यू जिसमें कम है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन थी हमारे पास में हुंड्स रूल। हुंड्स ने क्या बताया, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेगा जब तक एक की तरह के स्पिन से सारे ऑर्बिटल फिलअप नहीं हो जाते अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर नहीं करेगा। जैसे नाइट्रोजन काउंट करूं, एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कंडीशन आती है 1s2 2s2 2p3। तो यहां पर p में 3 ऑर्बिटल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम इसी तरह से लिखेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे स्टार्ट में, पहले सारे ऑर्बिटल सेम स्पिन से भरेंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4, तो 3 ऑर्बिटल p के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम स्पिन से भर गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसकी पेयरिंग के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हमारे पास में कुछ लॉज हैं, कौन कौन से, पाउली, ऑफ-बो एंड हुंड। पाउली क्या कहता है, दो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर चारों कभी सेम नहीं होंगे, मैक्सिमम 3 वैल्यू सेम हो सकती है। ऑफ-बो, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वही एंटर करेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होगी। किन्हीं भी दो ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर उसमें करेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। फिर हुंड्स रूल, हुंड्स रूल में ये कहते हैं ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल जो है हमारे पास में सेम स्पिन में जब तक नहीं भरे जाते तब तक अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर नहीं करेगा। तो ये हमारे चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे बहुत ही शॉर्ट वे में कवर अप करने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर को भी मैं इसी तरह से एक सिंगल शॉट के अंदर डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।